हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीसी थ्योरी के बारे में, किसके? दिष्ट धारा सिद्धांत के बारे में। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? डीसी थ्योरी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बैच स्टार्ट किया हुआ है। यदि आप हरियाणा एएलएमएस से या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम जैसे डीआरडीओ, डीएमआरसी, इसरो, बारक या फिर अन्य कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी क्या है दोस्तों? सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? विद्युत परिपथ की क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। जब किसी स्रोत, सेल, बैटरी या जनरेटर, स्रोत क्या? सेल, बैटरी या जनरेटर द्वारा निकली हुई धारा विभिन्न उपकरणों से गुजर वापस स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु तक पहुंच जाए तो उस परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे डायग्राम से समझते हैं। क्या दोस्तों? जब कोई सोर्स क्या होता है? सेल, बैटरी या जनरेटर। जो ये क्या है? यह सोर्स से फ्यूज, सोर्स से कहां जाएगी बिजली? लाइट फ्यूज में। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है दोस्तों। ये सभी जो इक्विपमेंट है ना, इसमें लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जब ये एक सर्किट पूरा होता है, क्या सबसे पहले बैटरी या सेल लगेगा, फिर फ्यूज, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या है? लोड, उपकरण। क्या है? लोड जैसे कि बल्ब या फिर हमारे घर का पंखा। उसके बाद क्या है? स्विच लगता है। क्या है? स्विच, जो क्या है? सर्किट को पूरा करता है। हमारे घर में भी बटन होते हैं, यूज करते हैं हम किसके लिए? बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए। इन सभी को हम विस्तार से समझते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या आएगा? सोर्स, स्रोत क्या होता है? किसी भी परिपथ के लिए धारा को भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को स्रोत कहते हैं। क्या? जो हमारे इस पंखा या लाइट को चलाने के लिए बैटरी या सेल का यूज होता है, जो हमारे घर में लाइट आती है, वो क्या है? सोर्स होता है। यह निरंतर परिपथ को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे बैटरी या सेल। स्रोत को क्या कहेंगे हम? बैटरी या सेल। आगे क्या है? बटन, स्विच, जो हमारे घरों में भी यूज होते हैं। परिपथ को बंद या चालू करने के लिए उपयोग ली गई युक्ति बटन या स्विच कहलाती है। क्या है? बटन या स्विच कहलाती है। सिंपल है बिल्कुल। यह युक्ति क्या है? एक नियंत्रक यानी कि कंट्रोलिंग युक्ति कहलाती है बटन, जिससे हम परिपथ को चालू या बंद कर सकते हैं। आगे क्या है? फ्यूज क्या करता है? हमारे परिपथ में उपस्थित उपकरणों को असामान्य स्थिति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। असामान्य स्थिति से क्या मतलब है? या तो हमारे सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर लीकेज हो जाए। क्या है? करंट लीकेज हो जाए, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए। उससे कौन बचाता है हमारे सर्किट को? फ्यूज बचाता है। अगर फ्यूज ना लगाए ना दोस्तों, तो हमारा जो घर के उपकरण है वो डैमेज हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा? उसके अंदर बहुत सारा करंट चला जाएगा, अनंत करंट बहने लगेगा, जिससे हमारे इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं, या फिर जो हमारी तार है उसका इंसुलेशन भी खराब हो जाता है। इसलिए हम हर परिपथ में, हर सर्किट में फ्यूज लगाते हैं। जैसे अब तो घरों में एमसी भी लगने लगी है। वो भी क्या करती है? हमारे जो सर्किट है उसकी रक्षा करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती है हमारे सर्किट को। और क्या है? भार। आगे क्या है? भार, लोड क्या होता है? घरों में यूज होने वाला बल्ब या पंखा ही हमारे घर का लोड होता है। परिपथ में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भार कहलाते हैं, लोड। आगे क्या है? तार। विद्युत परिपथ में उपकरणों तथा अन्य सभी भागों को आपस में जोड़ने के लिए तारों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। यदि हमें बल्ब चलाना है तो तार से कनेक्ट करना पड़ेगा, सोर्स को तार से उपकरण को कनेक्ट करना पड़ेगा। आगे क्या है? विद्युत परिपथ के प्रकार की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? बंद परिपथ है, क्लोज सर्किट, खुला परिपथ, ओपन सर्किट, लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट। इनको विस्तार से समझते हैं कि बंद परिपथ क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। सबसे पहले बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। जब किसी परिपथ में करंट बिना रुकावट के सुरक्षित गुजरती है तो उस परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं। क्या? बिना किसी, अगर सर्किट है ना हमारा ओपन है, तो हम उसमें ना करंट नहीं भेज सकते। करंट भेजने के लिए
या फिर बल्ब को चलाने के लिए, पंखे को चलाने के लिए क्या है, सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। अब ये जो हमने डायग्राम नीचे दिया हुआ है, इसमें नीचे बैटरी लगी हुई है, उसके बाद फ्यूज है, और उसके बाद हमारा उपकरण है, जैसे हम बल्ब मान सकते हैं, बल्ब, उसके बाद स्विच है। स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या है, ये क्लोज सर्किट बन जाएगा और इसके अंदर से करंट बहने लग जाएगा। ये होता है बंद परिपथ। अब ओपन सर्किट क्या होता है, खुला परिपथ। जब किसी परिपथ का तार टूट जाए या फिर फ्यूज खराब हो जाए, परिपथ में धारा उपकरण तक नहीं पहुंच पाए, तो उस परिपथ को खुला परिपथ कहते हैं। खुला परिपथ का क्या मतलब है, तार टूट जाए, जैसे यहाँ बैटरी लगी हुई है, उसके बाद फ्यूज है, उसके बाद बल्ब है, उसके बाद स्विच है, लेकिन जो बैटरी का दूसरा सिरा है वहां पर तार टूट गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, यानी कि खुला परिपथ हो जाएगा। इसके अंदर जो है करंट कितना होगा, जीरो करंट होगा। इस सर्किट के अंदर करंट ही नहीं जाएगा, क्यों, इसमें तार टूट गई है, ओपन सर्किट हो गया है। अब लघु परिपथ क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। जब किसी परिपथ का फेज तार और फ्यूज तार आपस में बिना किसी भार के आपस में जुड़ जाए तो उसमें बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस स्थिति को लघु परिपथ कहते हैं। इसे भी डायग्राम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सर्किट है, बैटरी लगी हुई है, फ्यूज लगा हुआ है। अब ये जैसे उपकरण है यानी बल्ब है, यदि यहां से तार जो है, यदि हमारी तार ऐसे मिल जाए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो करंट है ना वो छोटा रास्ता देखता है, यानी कि जहां से उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखता ना, वो उस रास्ते से जाना पसंद करता है। अब मान लो बल्ब होगा, उसका कोई रेजिस्टेंस होगा तो वो वहां से नहीं जाएगा। जो शॉर्ट सर्किट है, ये जो फेज की तार है ना, ये आगे बल्ब के दूसरे सिरे पर सीधा कनेक्ट हो जाए, यानी कि बल्ब में लाइट ही नहीं जाए, तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इसमें करंट कितना होगा, इन्फिनिटी, कितना, इन्फिनिटी करंट होगा इसके अंदर। अपना जो करंट किस स्पीड से चलेगा, बहुत ही तेज, ज्यादा बहुत ही तेज स्पीड से चलेगा, इस सिरे से इस सिरे के, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और क्या है, लघु परिपथ की स्थिति में ना फ्यूज जल सकता है। क्यों, फ्यूज होती है एक पतली सी वायर, क्या होती है, पतली सी वायर होती है। अब उसके अंदर इतना करंट जाएगा कि वो जो फ्यूज है उस करंट को सहन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है, टूट जाएगा, फ्यूज जल जाएगा। लघु परिपथ की स्थिति में क्या है, फ्यूज जल जाएगा। और अगर फ्यूज हमने ज्यादा मोटा लगा दिया, यानी कि ज्यादा करंट कैपेसिटी का लगा दिया, तो हमारी जो वायर है उनका इंसुलेशन जल सकता है। क्यों जल सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट बहने लग जाता है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। आगे क्या है, लीकेज परिपथ, यानी कि लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट क्या होता है, जब किसी परिपथ का फेज तार, कौन सा, फेज वायर, किसी गीली दीवार या किसी उपकरण या सुचालक वस्तु को छू लेता है तो फेज तार की धारा उनमें से भी बहने लग जाती है। इस स्थिति को लीकेज परिपथ कहते हैं। क्या होता है, जब मान लो कोई तार है और ये कोई दीवार को छू जाए, यानी कि गीली दीवार है, तो क्या करंट उस दीवार के अंदर भी बहने लग जाता है, इसी को हम लीकेज करंट कहते हैं। कोई सुचालक चीज है, कोई दूसरा कंडक्टर है, वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको छू जाता है तो उसमें भी करंट जाने लग जाता है और वो करंट वेस्ट होता है, उसी को लीकेज कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। अब आगे क्या है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आपको एक काम आने वाला है। क्या, ओम का नियम, बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे हम ओम का नियम। क्या कहता है ओम, ओम के नियम द्वारा निष्क्रिय अवयव, यानी कि पैसिव कंपोनेंट, आगे पढ़ेंगे हम क्या होते हैं पैसिव कंपोनेंट। ओम के नियम द्वारा निष्क्रिय अवयव में वोल्टेज, धारा तथा प्रतिरोध में परस्पर संबंध स्थापित होता है। क्या होता है, संबंध होता है। अब देखते हैं क्या संबंध होता है, किसने दी थी इसकी जानकारी, ओम नामक वैज्ञानिक ने। ओम ने क्या बताया, किसी परिपथ में चालक के दोनों सिरों के मध्य की वोल्टेज, क्या है, ये जो बीच में है, दोनों सिरों के मध्य की वोल्टेज और उसमें बहने वाले करंट के मध्य जो अनुपात होगा ना, सदैव स्थिर रहता है। क्या है, सदैव स्थिर रहता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। क्या है, वोल्टेज जो है करंट के सीधे समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, यदि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगा। किसने बताया, ये ओम ने। और प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, जबकि अन्य भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती हैं, जैसे तापमान। अब ये कब होगा, यदि
किसी कंडक्टर की, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, बदली ना हो, जैसे तार की लंबाई, तार का तापमान और तार का मटेरियल अगर हम ना बदले तो वोल्टेज और करंट जो है समान रहते हैं। क्या कहा ओम ने? ओम ने बोला V जो है समानुपाती होता है I के। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या बना? V बराबर IR। R क्या है? कांस्टेंट। ओम ने किसकी खोज करी? रेजिस्टेंस की खोज करी, रेजिस्टेंस की। ओम ने किसकी खोज करी? रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या बताया उसने? R बराबर V बटे आई। R बराबर V बटे आई। अब ओम ने क्या किया? ओम ने किसी सर्किट में मान लो 20 वोल्ट दी और उसके अंदर करंट कितना आया? 5। 5 चौके 20। क्या अनुपात बना? 4/1 का। क्या अनुपात बना? 4/1 का अनुपात बन गया। अब ओम ने क्या देखा? यदि वो वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को उसने 16 कर दिया, तो करंट भी जो है अपने आप 4 हो गया। जो अनुपात है ना वो बदलने का नहीं दोस्तों। तो ओम ने ये देखा, ओम ने इसी चीज की खोज करी है। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना किसी सर्किट में तो करंट भी अपने आप ही बढ़ेगा। यदि करंट को यदि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। ये खोज किसने करी? ओम नामक वैज्ञानिक ने। के दोस्तों, ओम ने क्या बोला था? ओम ने बोला था R बराबर V बटे आई। इनका अनुपात जो है कभी भी नहीं बदलता है। अब मान लीजिए किसी कोई सर्किट है और उस सर्किट में ना 10 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। फॉर्मूला क्या है? R बराबर V बटे आई। 10 ओम है। जो किसी भी चालक का ना, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कभी नहीं बदलता है जब तक उसमें कोई छेड़खानी ना की जाए। मान लो उसकी लंबाई ना बढ़ाई जाए, उसको ज्यादा खींचा ना जाए, तो क्या है उसका रेजिस्टेंस जो है सेम रहता है। और ये बात ओम ने बताई थी। R बराबर V बटे आई। अब 10 का तो हो गया रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज कितनी है उसके अंदर? मान लीजिए वोल्टेज है 100। वोल्टेज कितनी है? तो 100। तो करंट कितना हो जाएगा? करंट भी आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। अब मान लीजिए उसने उसके तार के अंदर कितना ओम है? 10 ओम है। और उस तार के अंदर हमने अब 120 वोल्टेज दे दी। 120 वोल्टेज दे दी तो क्या है? करंट कितना आ गया? करंट आ गया 12। वोल्टेज और करंट समान रहेंगे। यही ओम ने बताया था अपने नियम में कि कुछ भी हो जाए, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, जैसे उसका ताप ना बढ़ाए या फिर उसकी लंबाई ना बढ़ाए, तार के साथ कोई छेड़खानी ना करी जाए, तो क्या है V बटे आई जो है समान रहता है, कभी भी नहीं बदलता है। यही ओम का नियम है। एक बार फिर से देख लेते हैं ओम ने क्या कहा था। किसी भी परिपथ के ना चालक के दोनों सिरों के मध्य की जो वोल्टेज है ना और उसमें प्रवाहित होने वाला जो धारा है, करंट है, उनके मध्य जो अनुपात है सदैव स्थिर रहता है। जो कि हमने अभी देखा है रेजिस्टेंस को लेकर। रेजिस्टेंस 10 का 10 है, हमने वोल्टेज 100 से 120 कर दी तो वहां हमने देखा करंट भी 120 ही हो जाएगा। यही बात ओम ने अपने नियम में बताई थी। परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। V समानुपाती I होता है। और क्या है? प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। विलोमानुपाती कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए V बराबर IR। फॉर्मूला क्या है? V बराबर IR। हमें क्या याद रखना है? IR। इसी से बना लेंगे और भी है। जैसे I आ गया इधर और V, R क्या है? V से V के नीचे चला गया और R का निकालना है तो V बटे I बन जाएगा। ये फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। याद भी रखने की जरूरत नहीं है, एक ट्रायंगल है दोस्तों, इसके मदद से आप याद रख सकते हैं। जैसे ऊपर रख दिया V और यहां रख दिया I और यहां रख दिया R। क्या? V। अब क्या है? ऊपर मान लीजिए हमें V को निकालना है तो V के ऊपर अंगूठा रख दीजिए तो क्या निकल जाएगा? आई आर। आई आर। V बराबर आई आर आ जाएगा। I को निकालना है तो क्या है? V बटे आर हो जाएगा। V बटे आर हो जाएगा। इस ट्रायंगल से हम याद रख सकते हैं। R को निकालना है तो V बटे आई हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ना ओम का नियम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अब आगे ना कुछ टर्म है उनको देख लेते हैं। परिपथ के ना अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, ऐसे अवयव जो अनंत समय तक स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम हो, वो कौन से होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट। कौन से? एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव 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 कंपोनेंट कौन से होते हैं? ऐसे अवयव जो अनंत समय तक बिना किसी बाधा के, स्वतंत्र रूप से मान लो बिना कोई बाधा के ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम हो। जैसे वोल्टेज स्रोत हो गया, करंट सोर्स हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनित्र हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। ये क्या है? किसी भी बाधा के एक सर्किट में अनंत समय तक अपनी पावर दे सकते हैं। और ऐसा परिपथ जिसमें अन्य परिपथ अवयव के अलावा, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, उनके अलावा यदि उस सर्किट के अंदर ना ऊर्जा सोर्स भी लगा हुआ है, क्या? सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव सर्किट बोलेंगे उसको। अब क्या है? पैसिव, निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं? क्या? पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? इस प्रकार के अवयव जो है ऊर्जा प्रदान करने के बजाय खपत करते हैं। दूसरे शब्दों में निष्क्रिय अवयव ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हमने देखा एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो ऊर्जा देते हैं। पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो ऊर्जा लेते हैं। जैसे इंडक्टर, प्रेरक हो गया, प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध क्या है? बिजली की खपत ही करता है, वो कहीं काम नहीं आती। संधारित्र है, जैसे कैपेसिटर हो गया, ये क्या है? ये पैसिव कंपोनेंट है। और पैसिव कंपोनेंट में ओम का नियम लगता है। किसमें? पैसिव कंपोनेंट्स में। ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत ना लगा हो, पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या? केवल इंडक्टर लगा है, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, केवल बल्ब लगा हुआ है, केवल फैन लगा हुआ है, तो ऐसा नेटवर्क कौन सा होता है? पैसिव। कौन सा? पैसिव नेटवर्क होता है ऐसा। आगे क्या है? रेखीय अवयव, लीनियर कंपोनेंट। लीनियर कंपोनेंट कौन से? वे अवयव जिसमें धारा तथा वोल्टता के मध्य जो है रेखीय संबंध होता है। कैसा? रेखीय संबंध। अब जैसे ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया आई, अब इनके बीच में क्या है? स्लोप बनी होती है। किसमें? रेजिस्टेंस वाले उसमें। प्रतिरोध में भी यही मान होता है, प्रेरक में भी यही होता है, संधारित्र में। ये जो चीज है ना, हम एसी थ्योरी में बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। जो ये लीनियर होता है, लीनियर कंपोनेंट क्यों होता है और कैसे होता है, ये किस में पढ़ेंगे? एसी थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लीनियर कंपोनेंट अभी आप ये समझ सकते हैं, वे अवयव जिसमें धारा तथा वोल्टता के मध्य रेखीय संबंध हो। और वो अवयव कौन से होते हैं? प्रतिरोध होता है, प्रेरक होता है और कैपेसिटर होता है। और ये क्या है? ओम के नियम की पालना करते हैं। किसमें? ओम के नियम की पालना किसमें होती है? लीनियर कंपोनेंट में होती है और पैसिव कंपोनेंट में भी होती है। किसमें? लीनियर में भी होती है और पैसिव में भी होती है। किसकी? ओम के नियम की पालना। ओम का नियम क्या था? ओम का नियम यही था, यदि किसी कंडक्टर की भौतिक स्थिति ना बदली जाए, यानी कि भौतिक अवस्था ना बदली जाए, जैसे उसकी लंबाई या फिर ताप को ना बदला जाए, तो वोल्टेज और करंट समान रहते हैं। जो उनका अनुपात होता है वो समान होता है। ये ओम का नियम है। अब क्या है? नॉन लीनियर कंपोनेंट। नॉन लीनियर कंपोनेंट कौन से होते हैं? इस प्रकार के अवयव ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अर्थात उनमें वैद्युतिक राशियां जो हैं धारा तथा वोल्टता के मध्य जो प्रवणता का मान है वो ना जो उनका मान होता है ना, वो प्रवणता के अनुसार बदलता है। यानी कि जो स्लोप होती है, स्लोप है ना, वो करंट और वोल्टेज के अनुसार बदलती है। उनकी क्या है? जैसे ये था V और I था, ये क्या है? ये लीनियर नहीं होता। ये जो रेखी है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में जो रेखा है, ये अलग तरीके से होती है। इसमें कैसे होती है? इसमें जो है वोल्टेज और करंट के जो बीच में है ना, ये इनके मान के अनुसार बदलती रहती है। एक मिनट। जो इनके बीच में होते हैं ना, ये कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। किसके अनुसार बढ़ती है? वोल्टेज और करंट के मान के ऊपर डिपेंड करती है। जो इनके बीच में ये होती है, स्लोप होती है। ठीक है दोस्तों? किसमें? नॉन लीनियर कंपोनेंट में। एक बार फिर से समझते हैं। जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो इनकी स्लोप होती है ना दोस्तों, वो इनके मान के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है? ये लीनियर की तरह नहीं है। और लीनियर में क्या होता है? लीनियर में जो है इनकी सीधी स्लोप होती है।
नॉन लीनियर में नहीं होती है। और नॉन लीनियर कंपोनेंट कौन से होते हैं? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया। इनके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डायोड, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब के बारे में। ठीक है दोस्तों। आगे क्या है? यूनिलेटरल कंपोनेंट, यानी कि एक पक्षीय अवयव। ऐसे अवयव कौन से होते हैं? ऐसे अवयव जिसका अभिलक्षण धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है, यानी कि धारा किस दिशा में जा रही है वो होते हैं यूनिलेटरल। और जो इस यूनिलेटरल है ना, इसमें जो करंट है वो एक ही दिशा में जा सकता है, ना कि दोनों दिशाओं में। एक पक्षीय जो अवयव है इनके अभिलक्षण प्रचालन की दिशा पर निर्भर करते हैं, अर्थात अभिलक्षण केवल प्रचालन दिशा से बदल जाता है। और ये कौन से होते हैं कंपोनेंट? डायोड हो गया। अब क्या है? डायोड क्या है? करंट को ना एक जगह पर रोक देता है। किससे? अपने प्रतिरोध से। डायोड क्या है? मान लीजिए ये होता है डायोड। ये ना करंट को एक जगह पर रोक देता है, करंट को आगे बाईपास नहीं होने देता। ये कौन से होते हैं? एक पक्षीय अवयव होते हैं, यूनिलेटरल कंपोनेंट। और इनमें भी क्या है? ओम का नियम नहीं लगता है। अब क्या है? बाइलेटरल नेटवर्क कौन से होते हैं? द्विपक्षीय नेटवर्क। ऐसे अवयव जिनका अभिलक्षण जो है धारा की प्रवाह पर निर्भर नहीं करता। क्या है? ये प्रतिरोध है। इसमें करंट इधर से भी जा सकता है, इसमें करंट इधर से भी जा सकता है। लेकिन क्या है? डायोड में ऐसा नहीं होता। डायोड में करंट इस तरफ से जाएगा। अगर हम करंट को इस तरफ से देंगे ना, तो करंट को यहाँ पर ये बैरियर होता है, ये रोक लेता है। ठीक है दोस्तों। और लेकिन इसमें प्रतिरोध में क्या होता है? करंट हम यहाँ से भी दे सकते हैं, करंट हम यहाँ से भी दे सकते हैं। ये होता है बाइलेटरल नेटवर्क। इसमें क्या है? जो इनके अभिलक्षण होता है ना, इनकी धारा की प्रवाह पर निर्भर नहीं करता, किसी कहीं से भी दे दो करंट, इनका जो अभिलक्षण है वो सेम ही रहता है। कौन कौन से होते हैं? प्रतिरोध होता है, प्रेरक होता है और संधारित्र होता है। अब क्या है? इसको हम प्रेरक कह देते हैं। इसमें करंट चाहे इधर से दे दो चाहे करंट इधर से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैपेसिटर है, इसमें करंट यहां से दे दो चाहे यहां से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना बस इतना ही। अब इसका जो पार्ट 2 होगा ना डीसी थ्योरी का, वो ना हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आपको ना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। यदि आपका फ्रेंड भी कोई इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी की तैयारी कर रहा है, हरियाणा एलएमएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास ये वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो पार्ट 2 है वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।